नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। काफी दिनों का गैप हो गया है स्टडी के बीच में। मेरा थोड़ा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इस कारण थोड़ा गैप आ गया है बीच में। तो आज ही थोड़ा प्लास्टर वगैरह खुला है और नॉर्मल प्लास्टर लगा हुआ है। तो उसी के साथ हम आगे के किसान आंदोलन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे के किसान आंदोलनों में हम आज पढ़ेंगे, ध्यान रखना, गुर्जर आंदोलन, अलवर आंदोलन, नीमू चढ़ा हत्याकांड और एक सीता देवी के बारे में अपन थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है ना। कि उस किसान आंदोलन की मुख्य नेता के रूप में उभर कर सामने आई सीता देवी, उनके बारे में भी जानेंगे। निमुचना हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे और अलवर आंदोलन के बारे में और गुर्जर आंदोलन के बारे में। अगर इनमें कोई आपको डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट, ये ओवन थॉट अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर पॉइंट 2402 पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, गुर्जर आंदोलन से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, गुर्जर आंदोलन 1936 में यह आंदोलन प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ का समय लिख देना 1936। ठीक है, 1936 में प्रारंभ होता है। किनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो नाम से ही पता चलता है, गुर्जरों का आंदोलन, यानी कि गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा चालू किया जाता है। यह गुर्जर समुदाय के लोगों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। गुर्जर समुदाय के लोगों में अनेक कष्टदायी करों, राज्य द्वारा उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप को लेकर आक्रोश व्याप्त था। आंदोलन का कारण हमेशा यही रहा है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान हैं। लोग राजा से परेशान हैं, लोग राज्य की व्यवस्था से परेशान हैं, या टैक्सेस बढ़ा दिए हैं उससे परेशान हैं। ठीक है, 1936 में बरड़ क्षेत्र में पुनः आंदोलन प्रारंभ हो गया। किनका? गुर्जरों का। 21 अक्टूबर 1936 को बूंदी सरकार ने अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 को पारित किया। 1936 में बूंदी सरकार द्वारा मृत्यु भोज पर कानूनी पाबंदी लगा दी गई कि मरने के बाद जो होने वाला भोजन किया करवाया जाता है उसको मृत्यु भोज कहा जाता है। कि मृत्यु भोज पर गवर्नमेंट ने क्या की? पाबंदी लगा दी। पशुओं की गिनती की। सरकारी कार्रवाई ने गुर्जरों के मन में आशंका उत्पन्न कर दी कि उनके ऊपर चढ़ाई कर लगाया जाएगा। पहले लग रहा था चढ़ाई कर दूसरे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो जब बूंदी गवर्नमेंट ने पशुओं की गिनती की, ठीक है ना, तो इससे गुर्जरों के अंदर ध्यान रखना क्या हुआ, एक असंतोष व्याप्त हो गया। कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें हमारे पशुओं की काउंटिंग की गई और अब हमारे ऊपर भी चराई कर लगाया जाएगा, पशुओं को चराने का कर लगाया जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ ही चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मेहनत करते रहिए, लगन के साथ पढ़ते रहिए। देखो, भारी राजस्व की दर व गैर कानूनी लोगों के विरोधी भी थे गुर्जर। जो गैर कानूनी काम हो रहे थे उनके विरोध में भी गुर्जर थे और भारी टैक्सेस लग रहे थे उनके विरोध में भी थे। गुर्जर राज्य की कृषि विस्तार नीति के विरोधी थे, क्योंकि अधिक भूमि जोत जो थी उसमें आने से पशु चराने के लिए कम भूमि उपलब्ध रहने की संभावना थी। गुर्जर लोग जो थे वो चराई की भूमि जितनी पहले थी उसी भूमि में वो संतुष्ट थे। वो नहीं चाहते कि राज्य द्वारा और मतलब जो खेती के लिए भूमि बढ़ाई जाए और जोत बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि अगर जोत और बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा कि पशुओं के लिए जो चराई भूमि है वो जो है वो कम पड़ जाएगी और पशुओं को चरने की भूमि, पशुओं के चारण में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन सभी कारणों से 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में हुंडेश्वर महादेव मंदिर पर गुर्जर, मीणा व अन्य पशुपालकों व किसानों की एक सभा हुई। इसमें 90 गांव से लगभग 500 व्यक्ति सम्मिलित हुए। सभा के पटेलों ने अपना एक मांग पत्र तैयार कर हिंडोली के तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है ना, 90 आसपास के गांव थे, उनसे सारे के सारे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति आए, लगभग 500 के आसपास व्यक्ति आए। पटेल जो भाई थे उन्होंने क्या किया कि एक मांग पत्र तैयार किया, गवर्नमेंट से मांगे रखी, अपनी मांग पत्र तैयार करके तहसीलदार के समक्ष उस मांग पत्र को प्रस्तुत किया। उनकी मांग पत्र के मुख्य बिंदु चराई करों को समाप्त करना या कम करना, पशुपालकों की सहूलियतों को उपलब्ध करवाना था। ठीक है ना, ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट बड़ी बातें नहीं थी।
पहली चीज क्या थी कि उनके ऊपर जो चराई कर लग रहा था, ठीक है ना, पशुओं के चारण के ऊपर जो टैक्स लग रहा था उसको कम करवाना। दूसरा बात था कि पशुपालकों की सहूलियत, पशुपालकों को थोड़ी बहुत सहूलियत उपलब्ध करवाने के ऊपर था, ठीक है। बूंदी के दीवान 7 नवंबर 1936 को एक आयोग नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। बूंदी के दीवान क्या करते हैं, 7 नवंबर 1936 को एक आयोग बनाते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। उस आयोग के अंदर क्या करते हैं, ध्यान रखना, जिसमें राज्य काउंसिल के न्याय, राजस्व व गृह सदस्य को सम्मिलित किया गया था। इस आयोग को हिंडोली के गुर्जर किसानों की शिकायतों की जांच का दायित्व सौंपा गया था। और 1939 में गुर्जरों का आंदोलन लाखेरी में प्रारंभ हुआ। बाद में इन्होंने देखो एक आयोग बनाया। आयोग को क्या दिया गया, देखो, जिसमें राज्य काउंसिल के न्याय, राजस्व व गृह सदस्यों को शामिल किया गया था। इनका प्रमुख कार्य था कि जो हिंडोली जो गुर्जर लोग थे जिन्होंने अपना मांग पत्र दिया था पटेलों ने, उस पर जाकर एक जांच करना था, ठीक है ना। बाद में इस पर जांच हुई और इनके थोड़े बहुत सहूलियत इनको दी गई। 1939 के अंदर लाखेरी के अंदर गुर्जरों ने आंदोलन प्रारंभ किया। 1939 में, ध्यान रखना, 3 सितंबर 1939 को 40 गांव से लगभग 150 गुर्जरों ने लाखेरी में तोरण की बावड़ी पर एक सभा की, जिसका नेतृत्व भंवर लाल जमादार, एक राज्य कर्मचारी गोवर्धन चौकीदार, सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी राम निवास ताबोली ने किया, ठीक है ना। 1943 में पुनः हिंडोली क्षेत्र में गुर्जर आंदोलन प्रारंभ किया गया। 5 जनवरी 1943 को 60 गांवों के गुर्जरों ने महाराजा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना ज्ञापन महाराजा को दिया, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर और देखते हैं आगे के आंदोलनों को। बाद में क्या होता है, ध्यान रखना, 11 अक्टूबर 1943 को बूंदी के दीवान ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए अधिसूचना जारी की कि शुल्क मुक्ति, चराई की छूट किसानों की जोत के अनुपात में प्रदान की जाएगी। जिसके पास जितनी जोत होगी उसके अनुपात के अंदर उनको चराई के अंदर टैक्स जो है वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य चराई का ही था। 1945 के अंत तक बूंदी आंदोलन जो था वो गुर्जरों का आंदोलन कह दो चाहे बूंदी आंदोलन था, वो धीरे धीरे बूंदी आंदोलन समाप्त हो गया और गुर्जरों का आंदोलन भी धीरे धीरे क्या हो गया, धीमा पड़ जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। फिर अलवर क्षेत्र के अंदर आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अलवर आंदोलन, अलवर रियासत में जन जागृति का प्रारंभ किसान आंदोलन को ही माना जाता है। सबसे पहले लोगों के अंदर जन चेतना लाना, लोगों के अंदर देश के प्रति भावना लाने का जो श्रेय जो है, जो वो किसको दिया जाता है, ध्यान रखना, किसान आंदोलन को दिया जाता है। अलवर में जो 80% भूमि जो थी वह खालसा के अंतर्गत थी, जबकि केवल 10% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी, ठीक है ना। यह एकमात्र किसान आंदोलन था जो खालसा क्षेत्र में चलाया गया। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार पूछा गया है कि ऐसा आंदोलन जो केवल खालसा भूमि पर चलाया गया वो कौन सा आंदोलन है, ध्यान रखना, अलवर का आंदोलन। अलवर भरतपुर के अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्र में स्थायी भूस्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें विश्वेदारी कहते थे। अलवर भरतपुर में भू राजस्व की सबसे बदतर पद्धति इजारा प्रचलित थी। ब्रिटिश पद्धति पर अलवर में पहला भूमि बंदोबस्त 1876 में किया गया। अलवर में 2 बार आंदोलन हुआ। पहला आंदोलन 1921 में हुआ, दूसरा आंदोलन 1923 से 1924 में हुआ, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें ध्यान रखना 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली चीज कौन सी है कि यह एकमात्र आंदोलन था जो खालसा भूमि पर होता है, ठीक है। जितने भी किसान आंदोलन है उनमें से ये अलवर का आंदोलन जो था वह खालसा भूमि पर हुआ, जो सीधे केंद्र के कंट्रोल में थी, ठीक है ना। दूसरा ध्यान रखना कि खालसा क्षेत्रों में भी स्थायी भूस्वामित्व का अधिकार प्राप्त था, ठीक है ना, किसको, किसानों को। पहले अलवर भरतपुर के अंदर ध्यान रखना सबसे बदतर पद्धति थी जिसका नाम था इजारा पद्धति, वो चलती थी। बाद में क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिश पद्धति अलवर पर लागू की गई, भूमि बंदोबस्त की, वो 1876 में लागू की गई। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अलवर के शासक कौन थे, ध्यान रखना, जयसिंह। अब देखो आंदोलन का प्रमुख कारण जो उभर कर सामने आता है वो कारण क्या है कि अलवर के शासक थे जयसिंह। इन्होंने जंगली सुअरों को मारने, वैसे इन्होंने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था
और साथ में जंगली सुअरों को मारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो इन्होंने जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण ध्यान रखना 1921 में अलवर में आंदोलन किया गया, क्योंकि इससे किसान परेशान हो गए। जंगली सुअर क्या करते थे, जंगली सुअर खेत में उगी हुई फसल को, जब अपन स्टार्टिंग के अंदर फसल उगाते हैं तब जैसे जिस प्रकार हल चलाते हैं, तो जंगली सुअर उगी हुई फसल के ऊपर ऐसे ही हल चला देते हैं, तो जिससे पूरी फसल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। यह सुअर किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते थे और इसके बदले किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं मिलता था। किसानों ने परेशान होकर 1921 में सुअर मारने की अनुमति के लिए यह आंदोलन किया। महाराजा ने किसानों की बात को मानना पड़ा और सुअर पालने के रौंदों को समाप्त कर दिया गया और किसानों को सुअर मारने की अनुमति दे दी गई। दूसरा आंदोलन 1923-24 में भू राजस्व में भारी वृद्धि के कारण नीमू चाणा अलवर में स्टार्ट हुआ। ये पहले आंदोलन की बात है। दूसरा आंदोलन 23-24 के अंदर स्टार्ट होता है। किस जगह पर, अलवर के नीमू चाणा नामक जगह पर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे नीमू चाणा हत्याकांड के बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आगे है अपन नीमू चाणा हत्याकांड। अलवर रियासत में 1924 में भूमि बंदोबस्त हुआ, यानी भूमि को बंदोबस्त वापस किया गया, भूमि का नापतोल वापस किया गया। लगान की दरों को पुनः मूल्यांकन कर लगान की दरों में 40% की वृद्धि कर दी गई। जो पहले लगान की दरें थी उसमें 40% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। इस कारण भू राजस्व में भी वृद्धि हो गई। राजपूत किसानों को पूर्व में प्राप्त रियासतों को समाप्त कर दिया गया। भूमि लगान वृद्धि तथा राजपूत किसानों की रियासतों की समाप्ति के खिलाफ खालसा क्षेत्र में राजपूत किसानों ने 1924 के अंदर आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नेतृत्व माधो सिंह और गोविंद सिंह ने किया। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र नीमू चाणा था। अब ध्यान रखना, यहाँ किसान और राजपूत किसान दोनों साथ में मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर जो पार्ट ऑफ ले रहे थे इस आंदोलन के अंदर वो ले रहे थे राजपूत किसान। क्यों ले रहे थे, क्योंकि पहले उनको जागीरें प्राप्त थी, जमीनें दी हुई थी, ठीक है ना। अब उनसे वो जमीनें ले ली गई क्योंकि भू बंदोबस्त हुआ, जिसके कारण उनको भी भू राजस्व भरना पड़ता था। इस कारण वे नाराज हो गए और 1924 के अंदर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं कौन, माधो सिंह और गोविंद सिंह। और आंदोलन का प्रमुख केंद्र किसे बनाया जाता है, ध्यान रखना, नीमू चाणा नामक जगह को। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ ही चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं उसी जज्बे के साथ आपको वापस पढ़ाने आ गया हूं। लगातार पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने भविष्य को बनाने की कोशिश कीजिए। अलवर के किसानों ने 1925 में दिल्ली में एक सभा आयोजित की, जिसमें 200 राजपूत किसानों ने भाग लिया। यहीं से पुकार नामक पुस्तिका में किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया गया। अलवर के महाराजा ने इस मामले की जांच हेतु 7 मई 1925 को एक आयोग गठित किया, एक आयोग बनाया, ठीक है ना। अलवर के किसान अपनी समस्याओं को लेकर नीमू चाणा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। इसी स्थान पर 14 मई 1925 को छाजू सिंह नामक अंग्रेजी कमांडर द्वारा सभा में गोलियां चलाई गई और पूरे गांव को जला दिया गया। इस घटना में सैकड़ों किसान मारे गए और पूरा गांव तबाह हो गया। कौन सा, नीमू चाणा। इस घटना को इतिहास में नीमू चाणा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नीमू चाणा हत्याकांड की देश भर में आलोचना हुई, क्योंकि देखो एक शांतिपूर्वक लोग सभा कर रहे हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाना, ठीक है, किसानों के ऊपर गोलियां चलाना, ये थोड़ी अभद्र व्यवहार माना जाता है। और इस पूरे हत्याकांड की पूरे देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर बहुत आलोचना हुई, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि ये तो जनरल डायर शाही नीति है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को डायर शाही नीति के नाम से भी कहा है, पुकारा है। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए इसे दोहरी डायर शाही नीति कहा, ठीक है ना। इसे इसकी तुलना, जो नीमू चाणा की तुलना जो थी, उन्होंने किससे के साथ की, जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ की, तथा इसे दोहरी डायर शाही नीति कहा। राजस्थान सेवा संघ ने इस मामले की जांच की तथा इस जांच की पूरी कहानी 31 मई 1925 को तरन राजस्थान के अंक में प्रकाशित की गई। इस घटना की जांच से अजमेर के रामनारायण चौधरी भी जुड़े हुए थे। देशी राज्यों के इतिहास में इस घटना का वही महत्व था जो भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड का महत्व था, ठीक है ना। देशी रियासतों के अंदर, यानी कि राजस्थान के अंदर
इस घटना को उतनी मान्यता मिली, इतना महत्व दिया गया, जितना, ध्यान रखना, भारत के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड को, डायर की जो नीति थी, उस डायर शाही नीति से इसकी तुलना की गई इस हत्याकांड की। इस हत्याकांड का असली खलनायक गोपाल दास नामक एक पंजाबी अधिकारी को माना जाता है। अलवर नरेश जयसिंह स्वयं नीमूचना आए और मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा दिया गया और 18 नवंबर 1925 को पुरानी दर से लगान वसूलने के आदेश दिए गए। इस आंदोलन ने ही प्रजामंडल आंदोलन के लिए जमीन तैयार की, एक बेस तैयार किया, नींव रख दी। किस आंदोलन ने? इस हत्याकांड में। नीमूचना हत्याकांड जो था, अलवर का जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने, ध्यान रखना, प्रजामंडल की नींव रखने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान की। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर और थोड़ी बहुत जानकारी आगे है, एक पेज बचा हुआ है, उसको आज ले लेते हैं, फिर कल और नए 2 आंदोलनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस आंदोलन के अंदर एक नायिका भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, हीरोइन, नायिका, जिनका प्रमुख रोल रहा है, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ करने की सोची, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उनका नाम है सीता देवी। सीता देवी अलवर रियासत के नीमूचना के किसान रघुनाथ की बेटी थी। सीता देवी ने अलवर किसान आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों द्वारा नीमूचना गांव में किसानों पर गोलियां बरसाने के समय सीता देवी ने किसानों को ललकारा था। सीता देवी ने किसानों से कहा कि हम किसी भी हालात में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे, चाहे अंग्रेज हम पे गोलियां चलाए, चाहे रियासत के राज्य के सैनिक हम पे गोलियां चलाए, हम ठिकाने को, हम राजा को अधिक लगान नहीं देंगे। ये कहने वाली महिला जो थी वो कौन थी? सीता देवी थी। नीमूचना हत्याकांड अलवर नरेश जयसिंह प्रजापालक को बदनाम करने के लिए रचा गया था, क्योंकि अंग्रेज जयसिंह को पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं करते थे, भारतीयों को, पर ध्यान रखना, जयसिंह को खास तौर से पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जयसिंह हमेशा जनता के पक्ष में रहे थे। तो उनको बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र किया गया नीमूचना हत्याकांड का, जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा जयसिंह के लिए कहा था कि अगर यह युवक राज परिवार में जन्म ना लेकर किसी सामान्य वर्ग में जन्म लेता तो भारतवर्ष को इतना बड़ा नेता कभी प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना, ये कहा था किसने? एक बड़ा नेता प्राप्त होता, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने जयसिंह जी के लिए। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ और आज हमने जो पढ़ा उसका एक बार देख लेते हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक को पढ़े और क्या करना है हमें। ध्यान रखना, आज हमने गुर्जर आंदोलन के बारे में पढ़ा, अलवर आंदोलन के बारे में पढ़ा, नीमूचना हत्याकांड के बारे में पढ़ा और सीता देवी के बारे में पढ़ा। इन चारों को आप टॉपिक वाइज लिखोगे, आराम से लिखना इनको, इनके अच्छे से नोट्स बनाना, शॉर्ट में बनाना नोट्स को। जितने डिटेलिंग, इतनी ज्यादा लिखने की, बड़ी बड़ी लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। मैं बड़ी लाइनें लिखता हूं क्योंकि मैं आपको समझा सकूं, पर आप इसको छोटी लाइनों के अंदर आराम से नोट्स में बना सकते हो। सीता देवी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो मतलब इन सारे क्वेश्चंस को आप, सारे नोट्स को आप आराम से अपनी नोटबुक में बनाइए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ख्याल रखते रहिए। साथ में ही हमारे चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।